नमस्कार प्रिय साथियों, मेहरा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी इतिहास के एजुकेटर डॉक्टर शताब्दी गहलोत और आज हम चर्चा करने वाले हैं परीक्षा की रणनीति के बारे में। असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 की भर्ती परीक्षा के लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि वर्तमान में मेहरा क्लासेस पे इतिहास की अश्वमेध सफलता ही लक्ष्य बैच मात्र 2,999 में उपलब्ध है। तो जल्दी से अपने आप को इनरोल कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आवश्यक लिंक दी गई है, कृपया उसे देखना सुनिश्चित करें। आज के पॉइंट पर आते हैं कि हमारी परीक्षा की रणनीति क्या होनी चाहिए, कि हम किस पद्धति का पालन करें ताकि हम आसानी से हमारे लक्ष्य पर पहुंच सके। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा नियमितता, क्योंकि अगर आप में अनुशासन नहीं है, अगर आपकी दिनचर्या में नियमितता नहीं है, तो आप अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। नियमितता से क्या तात्पर्य है कि अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे प्रतिदिन 2 घंटे पढ़ाई करनी है, तो आपको वो 2 घंटे पढ़ाई को देना ही होगा। जब तक आप अपनी दिनचर्या का हिस्सा उस 2 घंटे को नहीं बनाते हो, तब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हो। यानी रेगुलरिटी होनी ही चाहिए, तभी हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगला है हमारा पाठ्यक्रम को पूरा करना। पाठ्यक्रम को पूरा करने से पहले थोड़ा यहाँ समझते हैं कि पाठ्यक्रम को समझे। पहले बिना पाठ्यक्रम को समझे हम पाठ्यक्रम को पूरा कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप पाठ्यक्रम को समझे कि भाई हमें जाना किस ओर है। अगर मुझे इंदौर से भोपाल के लिए जाना है, तो मुझे अगर रूट की जानकारी नहीं होगी तो मैं कभी भी भोपाल नहीं पहुंच सकती हूँ। आप उदाहरण के लिए कोई दूसरा शहर ले सकते हैं, है ना। मैं सिर्फ यहाँ समझाने के लिए बता रही हूँ। तो इसके लिए परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए पाठ्यक्रम को समझना बहुत जरूरी है और उसे पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम जब पूरा करेंगे तो उस पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा, आगे जानते हैं। गुणवत्तापूर्ण अध्ययन क्या होता है? गुणवत्तापूर्ण अध्ययन यानी आपका स्टडी मटेरियल एक तो क्वालिटी का होना चाहिए। कोई भी किताब लेकर पढ़ने बैठने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट रखते हैं हमारे लिए, जो इम्पोर्टेंस हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से है, महत्वपूर्ण रखते हैं, आपको वही टॉपिक्स कवर करने हैं। वो कैसे पता चलेगा? वो हम PYQ से पता हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके जो स्टडी मटेरियल है वो क्वालिटी वाला होना चाहिए। क्वांटिटी से मतलब नहीं है, क्वालिटी से मतलब है यहाँ पर। साथ ही जो ड्यूरेशन में आप पढ़ाई कर रहे हो, यानी आप अगर 4 घंटे पढ़ रहे हो तो वो 4 घंटे फेयर होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसमें आप ज़्यादातर आपके हाथ में मोबाइल है, आपने 10 मिनट पढ़ा, आपने आधा घंटा मोबाइल चलाया, आपने 15 मिनट पढ़ा, आपने 1 घंटा मोबाइल चलाया, और आप उस सारी चीज़ को किस में काउंट कर रहे हो? पढ़ाई में काउंट कर रहे हो। तो ये क्या हो गया? ये आपने अपने साथ अन्याय किया है। खुद के साथ न्याय करना सीखिए, तभी हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदारों को बताने से मतलब नहीं है कि मैंने कितने घंटे पढ़ाई करी। आप अपने आप को टीच करिए, आप अपने आप को पढ़ाइए कि भाई मैं आज इतने घंटे पढ़ूंगा, दैट्स इट। कोई जरूरत नहीं 24 घंटे पढ़ने की, कोई आवश्यकता नहीं है आपको दिन रात एक करने की। आप जो 4 घंटे, आप जो 6 घंटे, आप जो 10 घंटे पढ़ रहे हैं, वो पूरी तरीके से पढ़ाई पर डिपेंडेंट होने चाहिए। पूरा उपयोग उसमें पढ़ाई का होना चाहिए। यही होता है गुणवत्तापूर्ण अध्ययन। उसके बाद में होता है पढ़ाई का समय। पढ़ाई का समय जैसे मैं नहीं कहूँगी आपको कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करें, कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे नहीं उठा जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो सूटेबल हो। अगर आप दिन में पढ़ाई करना ज़्यादा उचित समझते हो तो दिन में पढ़ें। अगर आपको लगता है कि मैं रात में बहुत अच्छे से पढ़ सकता हूँ तो रात में पढ़ें। अगर आपको लगता है मैं मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकता हूँ तो पढ़ें, लेकिन सिर्फ पढ़ें। आलतू फालतू चीज़ें करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि दुनिया विश्वास करती है रिजल्ट में। आपने उसके पीछे क्या करा है, आपकी कितनी मेहनत छुपी है, ये सारी चीज़ें बात की बातें हैं। आपको आपका मेहनत ही आपका रिजल्ट है, और जो रिजल्ट आएगा वो बताएगा कि आपने कितने घंटे और कितने अच्छे से पढ़ाई करी है। तो पढ़ाई का समय तय करें कि मैं कौन से, आप देखें कि मैं कौन से टाइम पर ज़्यादा अपने आप के साथ कंफर्टेबल हूँ कि पढ़ाई किस समय पर अच्छे से हो सकती है। आप उस समय का चयन करें। उसके बाद में आता है हमारा समय का संयोजन। आपको लगता है कि आपका एक सह सब्जेक्ट है ना, मुख्य विषय, और एक जनरल स्टडी, दो हो गई। जनरल स्टडी
और मुख्य विषय के बीच में संयोजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं 4 दिन मेरा मुख्य विषय पढ़ रहा हूँ, फिर 4 दिन में मेरा जनरल स्टडी पढ़ रहा हूँ, सामान्य अध्ययन का पेपर पढ़ रहा हूँ। ये गलत हो जाएगा, पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। आपको दोनों को समानांतर रूप से पढ़ना है। आपको प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र में समय का संयोजन करना आना चाहिए, तभी हम परीक्षा को पास कर पाएंगे, अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण कर पाएंगे और हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना पूरा हो सकेगा। कैसे समय का संयोजन करें? अगर आप प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो प्रतिदिन का वो 1 घंटा आपका फर्स्ट पेपर को देना चाहिए मेरे हिसाब से, और बाकी के जो 3 घंटे हैं वो आपको देने होंगे आपके मुख्य विषय को। इस तरह से प्रतिदिन अगर हम आज से प्रतिदिन हम 1 घंटा फर्स्ट पेपर को और 3 घंटे सेकंड पेपर को देते हैं तो परीक्षा के आखिरी दिनों में हमें समस्या होगी ही नहीं, क्योंकि सिर्फ रिवीजन का काम रहेगा, हमारा सिलेबस बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा। तो ये समय संयोजन सबके साथ सबके पास होना चाहिए और समय की कोई कमी नहीं है ना? क्यों कौन कहता है कि हमारे पास समय नहीं है? 5 घंटे हमारे सोने के, 6 घंटे हमारे कार्य के, अगर आप जॉब पर हो ये हो गए 11 घंटे। 24 में इसको माइनस करते हैं तो कितने बच रहा है हमारे पास? अभी भी समय कितना है? चलो आपने 2 घंटे 3 घंटे नहाने धोने खाने पीने के कर लिए, 1 घंटा मनोरंजन का कर लिया, 4 घंटे ये हो गए और इसमें 4 प्लस कर दो तो कितना हो रहा है? तो भी हमारे पास कितना समय बच रहा है? समय का बहुत महत्व है। आप उसको आलतू फालतू एरे गेरे नत्थू खेरे के लिए वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसका यूज़ करिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं कि और हमें क्या करना चाहिए। नोट्स बनाएं, बहुत महत्वपूर्ण। हमेशा अक्सर मैं अपनी कक्षाओं में कहती हूँ कि नोट्स ये वो मेडिसिन है जो आपको एग्ज़ाम के 15 दिन पहले लेनी है। तो इन नोट्स को आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। आपको मेहरा क्लासेस एप्लीकेशन पर शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि जब तक आप अपने खुद के नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आप अपनी परीक्षा के लिए आप वो जो अपने पास अस्त्र शस्त्र होने चाहिए ना, उसमें कुछ अधूरापन लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि लास्ट के दिनों में जब आप देखोगे कि भाई मुझे ये चीज़ मुझे याद नहीं आ रही है या मुझे ये पढ़ना है, अगर आपने उसे लिखा होगा तो तत्काल आपके दिमाग में आ जाएगा मुझे इस पेज पर जाके पढ़ना है। लेकिन आपके पास जो रेडीमेड रहता है ना, जो रेडीमेड मटेरियल होता है, उसमें आपको बहुत सर्च करना पड़ेगा। और जब आपने एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग सुनी, 2 बार वीडियो रिकॉर्डिंग सुनी, आपने नोट्स बनाए, फिर आपने शॉर्ट नोट्स पढ़े, तो आप सोचिएगा कि उस पर्टिकुलर चैप्टर को आप एक ही चैप्टर को आप कितनी बार देख रहे हो। आपकी आँखों के सामने से आपके दिमाग में कितनी बार जा रहा है? 4 से 5 बार जा रहा है, सफिशिएंट है इतना। और लास्ट में 3 से 4 बार हम उसका रिवीजन कर लेंगे, यानी एक ही चैप्टर को आप 7 बार देख रहे हो, तो डेफिनेटली वो आपको आपके दिमाग में बैठ ही जाएगा। तो उस परीक्षा के दिनों में हमको ज़्यादा स्ट्रगल करने की आवश्यकता नहीं रहे, इसके लिए नोट्स बनाने चाहिए। सेल्फ मेड नोट्स सबके पास होने चाहिए। एक स्टूडेंट के पास अपने खुद के नोट्स, ज़रूरी नहीं कि आप मोतियों की तरह चमका कर नोट्स बनाएं, नहीं, आपको समझ में आना चाहिए बस। आपके नोट्स हैं, आपको समझ में आना चाहिए, बस ऐसे नोट्स बनने चाहिए और बहुत ही सारगर्भित तरीके से, कम शब्दों में आपको समझ में आए, कुछ कीवर्ड्स के द्वारा आप उसे समझ सकें, ऐसे नोट्स बनाएं। उसके बाद PYQs एंड MCQs बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण करना है, परीक्षा का स्तर समझना है, तो आपको PYQs छुड़ाने ही होंगे। और ये PYQs कब छुड़ाएंगे? जब आपका सिलेबस पूरा खत्म हो चुका हो तब। MCQs कब करोगे? जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया हो तब आप देखिएगा कि आपको पता चलेगा कि मेरी जो तैयारी है 70% हो चुकी है, मेरी जो तैयारी है वो 80% हो चुकी है, मेरी तैयारी 50% हुई है, अभी मुझे और काम करना है, मेरा जो मौर्य प्रशासन है उस पर मुझे और काम करना है, मुझे मुगल काल समझ में नहीं आ रहा है, मुझे और काम करना है। यानी ये जो PYQs और MCQs है, आपको बताएगा कि आपकी जो तैयारी हुई है किस स्तर की हुई है और आगे आपको किस टॉपिक पर ज़्यादा काम करने हैं। तो बहुत ही ज़रूरी होता है, एग्ज़ाम का फोबिया ख़त्म करता है। जितनी प्रैक्टिस करते हैं, कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, तो ये वही है कि आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, आपको बार बार अभ्यास करना है ताकि हम परीक्षा में अच्छे से, हम युद्ध को बहुत अच्छे से जीत सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा संतुलित आहार, बहुत महत्वपूर्ण। एक विद्यार्थी के जीवन में उसके आहार का बहुत ही गहरा नाता होता है। कैसे गहरा नाता होता है? आज मैंने दाल वाफले खा लिए, भाई आज तो मुझसे पढ़ाई नहीं होगी, है ना, अब तो मैं सोऊंगा।
जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका आहार बहुत अच्छे से, बहुत संतुलित होना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा नींद नहीं आए, आपको ज़्यादा भारीपन ना लगे और ऐसा भी नहीं कि भई मैं ज़्यादा खाऊँगा तो बीमार हो जाऊँगा करके कुछ भी ना खाएँ, है ना? कुछ भी नहीं खाओगे तो भी आप बीमार पड़ोगे। यानी आपका आहार इतना संतुलित होना चाहिए कि ना आपको नींद आए, ना आपको आलस आए, सिर्फ़ आपका जो माइंड है, जो आपका दिमाग है, जो आपका फ़ोकस है, आपके लक्ष्य से भटके नहीं। आपको इतनी मात्रा में संतुलित आहार, फल-फ्रूट सारे लेने होंगे। क्योंकि एक स्वस्थ मस्तिष्क ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिनचर्या हमारे जीवन में ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। तो ये थी हमारी परीक्षा की रणनीति। इसके द्वारा हम आसानी से हमारे लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। और भी आपको जो भी क्वेरीज़ हो, आप मेरा क्लासेस एप्लीकेशन को जॉइन करने या हमारे फ़ीस स्ट्रक्चर को लेकर तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि हमें किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए, हमारी परीक्षा की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो आप मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपकी इतिहास की एजुकेटर डॉक्टर शताब्दी गहलोत, एमए हिस्ट्री गोल्ड मेडलिस्ट, पीएचडी विथ नेट। जय गणेश।